बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम लगभग 30 ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपका विश्लेषण क्षमता एंड डिजिटल जागरूकता दोनों से होंगे प्रश्न। यानी कि रीजनिंग वाले भी प्रश्नों को मैंने रखा है और कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्नों को भी रखा है। ये मॉडल पेपर है आपकी परीक्षाओं के लिए, नवीनतम मॉडल पेपर है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो अगर आपकी परीक्षा लगी हुई है तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं तो आप में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही आते हैं, ठीक है। तो उनको कैसे हल करना है मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। आइए देखते हैं, बहुत सारे प्रश्नों को मैंने रखा, लगभग 30 से अधिक प्रश्नों को रखा, तो ये चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, जैसे इस टाइप के आपके प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, जैसे कि ये दिशा एंड दूरी का प्रश्न है। प्रश्न है कि हरीश पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चलने के बाद में उत्तर की ओर मुड़ जाता है, 20 मीटर चलने के बाद में वह पूरब की ओर मुड़ करके 10 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी और किस दिशा में है, ये बताएं। बढ़िया प्रश्न पूछा गया। तो लंबा चौड़ा प्रश्न है, आपको देख करके थोड़ा सा हड़बड़ी हो रही होगी, आप बीए कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा अरे ये क्या पूछ लिया, ये क्यों सिलेबस में शामिल कर दिया। कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी समझेंगे। आइए जानते हैं। देखिए, हरीश कोई व्यक्ति है मान लेते हैं। अब एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, मैं वैसे कई मॉडल पेपर मैं दे चुका हूं इसके, उसमें सारी चीजें मैं बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक नए सिरे से बताऊंगा। जब भी मैं बताऊंगा तो एक उसमें भी हल करेंगे तो आपके दिमाग में सारी चीजें आ जाएंगी। देखिए ऐसे कर लीजिए, ऊपर वाली जो दिशा होती है उत्तर हमेशा होती, ठीक है। नीचे दिशा मैप में क्या होती है, हमेशा दक्षिण होती है। और इधर आपके दाहिने साइड हमेशा कौन सी दिशा होती है, पूरब दिशा होती है। और आपके बाएं साइड हाथ के पश्चिम दिशा होती, कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा। तो उत्तर ऊपर होता है, यानी ऊपर उत्तर, यानी कहेगा उत्तर की ओर चला तो हम किस तरफ चलाएंगे, ऊपर की ओर चलाएंगे। अगर कहेगा पूरब की ओर चला तो इस तरफ चलाएंगे, पश्चिम की ओर बोलेगा तो इस तरफ चलाएंगे, दक्षिण कहेगा तो हम नीचे की तरफ चलाएंगे, ठीक है। अब आइए हम देखते हैं। हरीश पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, पढ़े। देखिए पश्चिम यानी कि इस दिशा में है पश्चिम, ठीक है। तो मैं पश्चिम की ओर इनको चला देता हूँ, किसको, हरीश को। अब मान लेते हैं कोई हरीश है। अब ये हरीश चल रहे हैं पश्चिम दिशा में, हमने चला दिया पश्चिम दिशा में, ठीक है। ये पश्चिम दिशा में हरीश चले भैया, प्रारंभिक बिंदु से प्रारंभिक बिंदु हम मान लिए, ठीक है। चलना प्रारंभ करता है, 10 मीटर चलता है, यानी कितना मीटर चले भैया, 10 मीटर जोन है ये हरीश महाराज चले। आगे क्या करते हैं, उत्तर की ओर मुड़ जाता है फिर। अब उत्तर कौन मेरे, यानी कि इधर जा रहे थे ये इस तरफ। अब उत्तर किस दिशा में होगा, ऊपर होगा, मैंने बताया था। तो ऊपर यानी उत्तर की ओर मुड़ गया। मुड़ करके 20 मीटर चलने के बाद में, अब 20 मीटर चलता है यानी कि यहाँ तक लगभग चल जाएगा 20 मीटर, ठीक है। 20 मीटर हमने चला दिया। 20 मीटर चलने के बाद में वह पूरब की ओर मुड़ जाता है। अब यहाँ से आपको देखना पूरब किधर होगा। मैंने बताया था आपके दाहिने साइड पे पूरब होगा और आपके बाएं साइड पे पश्चिम होगा। तो हमेशा आप देखें, आपका दाहिना हाथ जिधर होगा उधर आपका, अगर कहेगा दाहिने मुड़ जाता है तो आप दाहिने हाथ पर मुड़ा देंगे, अगर कहेगा बाएं हाथ पे तो बाएं मुड़ा देंगे। कह रहा पूरब मुड़ जाए तो पूरब, मैंने आपको क्या बताया था, अरे यार, चले फिर से समझाना पड़ेगा आपको। देखिए ये मैंने बताया कि ये कोई जो है हरीश है, यहाँ से चला 10 मीटर चला हरीश, ठीक है। उसके बाद में फिर किधर हुआ, उत्तर की ओर चला और 20 मीटर चला। कितनी मीटर भैया, 20 मीटर चला, हमने 20 मीटर मान लिया, ठीक है। अब आगे कह रहा है कि वह पूरब दिशा की ओर चलता है। पूरब दिशा कैसे करेंगे, ये देखिए, तो ये उत्तर होता है, ये दक्षिण है, ठीक है, ये पूरब है आपकी इधर वाली। तो पूरब दिशा मतलब कि दाहिने हाथ वाली, मैंने आपको बताया था। तो इधर मुड़ेंगे, कितनी मीटर चलता है, मुड़ करके 10 मीटर चलता है। 10 मीटर चला दिया, यानी कि अब ये सीधे तो गया था, कहीं मुड़ा उड़ा थोड़ी ना था। देखिए इधर से चला था 10 मीटर, ये 10 ही मीटर यानी इसी के सामने जस्ट आएगा, ठीक है, इसी के सामने यहाँ पर पहुंचा है वो, ठीक है, यहाँ पर इस समय यहाँ पर है, ठीक है। 10 मीटर चलता है। वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, प्रारंभिक स्थान उसका कहाँ था, यहाँ था, चलने यहाँ से चला था ना। अब इसकी ये दूरी कितनी होगी, यही दूरी आपसे पूछी गई है। इसकी दूरी ये क्या होगी, देखिए इधर कितनी है, 20 मीटर है। चूंकि 10 मीटर जब ये है, 10 मीटर ये है, आमने सामने की भुजा बराबर है, तो इधर की भुजा भी बराबर होगी, ये आयत का नियम कहता है। तो बराबर बराबर भुजा हो गई दोनों की, यानी कि 20 मीटर ये भी होगा। क्योंकि 20 मीटर बा ई है, 10 ई है, तो 10 ई है, तो ये सामने तो पड़े इसी के, तो बिल्कुल सामने पड़ रहा है। यानी कि 20 मीटर अगर ये है तो 20 मीटर इधर होगा। तो यानी दूरी कितनी भई भैया, दूरी आपकी हो गई 20 मीटर। कितनी दूरी होगी, 20 मीटर। यानी आप पहला प्रश्न का उत्तर मिल गया कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, वो 20 मीटर की दूरी पर स्थित है। यानी कि वो यहाँ से, ये प्रारंभिक बिंदु है उसका, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर वो पहुँचा है। तो प्रारंभिक बिंदु से यहाँ ई वाली दूरी आपसे पूछ रही है, तो कितनी मीटर है। चूंकि यह बराबर होती है आमने सामने की भुजाएं, तो सम्मुख कोण के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। ऐसे ना समझे तो, आयताकार जो एक आयत होता है उसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, तो ये आयत बनना है, ठीक है। तो ये 20 मीटर ये भी होगा, क्लियर। तो 20 मीटर दूरी हो गई। अब आपसे आगे क्या कह रहा है,
आगे कह रहा है कि किस दिशा में है। अब किस दिशा में भैया वो? अब अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा की ओर है? अब देखिए ये प्रारंभिक बिंदु है, इसके ऊपर है यानी कि सीधा उत्तर दिशा में है। यानी 20 मीटर उत्तर दिशा कहीं पर आपको अगर ऑप्शन में मिल रहा है, ऊपर उत्तर दिशा होती है ना, तो यहाँ से यहाँ पे वो उसका प्रारंभिक बिंदु है, यहाँ पर पहुँचा है तो कितना हो गया? उत्तर दिशा की ओर, यानी कि उत्तर दिशा 20 मीटर। कहीं पर है? ए ऑप्शन में दिया है 20 मीटर उत्तर दिशा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। ऐसे प्रश्न पूछेंगे। एक प्रश्न और मैंने ऐसा रखा है, आइए देखते हैं, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं। प्रश्न है किशन पहले उत्तर की ओर चलता है, तो उत्तर की ओर मतलब कि ऊपर की ओर, हमने किशन को ऊपर की ओर चला दिया, उत्तर की ओर चलता है, फिर वो दाएँ मुड़ता है, दाएँ किधर मुड़ेगा? दाएँ मतलब कि दाहिने हाथ पे, अपने दाहिने हाथ में मुड़ गया, दाएँ मुड़ता है और अंतिम बार दाएँ मुड़ता है। अब फिर जब इधर घूमेंगे, अब इधर जा रहा है कोई व्यक्ति, अब मान लीजिए आप ही जा रहे हो, तो आपका दाहिना हाथ किधर पड़ेगा? दाहिना हाथ आपका नीचे पड़ेगा और बायाँ हाथ ऊपर पड़ेगा। तो कह रहा है दाएँ दाहिने मुड़ करके रुक जाता है, दाहिने मुड़ करके रुक जाता है, दाहिने मुड़ गया भैया, हमने दाहिने मुड़ा करके उसको रुका दिया। मान लेते हैं हमने यहाँ मुड़ा करके रुका दिया, क्योंकि दूरी पूछी नहीं कि तो आप मुड़ा दीजिए, तो मैंने दाहिने मुड़ा दिया, फिर रुक गया। अब वह अपने प्राकृतिक मतलब प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर थी, प्रारंभिक बिंदु कहाँ पर थी? यहाँ पर थी, और ये अब यहाँ पर है, यानी कि वो किस दिशा में है उधर? यानी इधर क्या पड़ता है? मैंने आपको तो दाहिने हाथ पर आपके, यानी देखें ये ऊपर वाला उत्तर, नीचे वाला दक्षिण, इधर होता है पूरब, इधर होता है पश्चिम। ये इसका प्रारंभिक बिंदु था, ठीक है? अब इधर कौन सी दिशा होगी? यानी कि उसके पूरब दिशा में है। पूरब दिशा ऑप्शन में है, बिल्कुल ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? यही तो कह रहा है ना कि वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। तो प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में भैया? प्रारंभिक बिंदु से पूरब दिशा में है, ठीक है? क्योंकि इस दिशा इधर इधर की दिशा में उसके पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ ये हो गई, लेकिन अगर यहीं पर और कहता कि और आगे चलता है, वो बहुत दूरी तक निकल जाता है, यहाँ से चला, अब इधर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है ना, तो क्या पूछा जा रहा है कि वह किस दिशा में है? अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है? पूछा गया प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में, तो आप बताएंगे प्रारंभिक बिंदु से पूरब दिशा में है। लेकिन अगर यहीं पे प्रश्न क्या पूछ लेता कि वो किस दिशा की ओर जा रहा है, तो आप क्या बताएंगे? दक्षिण दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में अब जा रहा है, ठीक है? अगर ये पूछेगा अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में अब वो जा रहा है, तो दक्षिण दिशा की ओर जा रहा है। लेकिन पूछा क्या गया है कि प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो आप चूंकि दक्षिण इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि यहाँ पर अगर नीचे होता इसके, तो वो आता, ठीक है? एकदम सेम नीचे होता तो वो आ जाता। लेकिन वो चूँकि चलता है यहाँ पर आके फिर दाहिने मुड़ता है, फिर नीचे चला आता है, तो ये उसके पूरब दिशा में हो सकता है। एक सिचुएशन ये भी बन रही है कि अगर ये ऊपर चला और इधर से फिर से, चूँकि इधर मुड़ेगा तो कुछ न कुछ दूरी पर होगा, फिर नीचे आएगा तो उसके पूरब दिशा की ओर होगा, एक पूरब दिशा की ओर होगा, एक अगर यहीं पर वो खत्म हो जाता है, मान लेते हैं ये ऐसे चल कर के ऐसे आता है और यहीं पर रुक जाता है, अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा, तो प्रारंभिक बिंदु यहाँ पर तो इस दिशा में होगा। अब ये कौन-सी दिशा हो गई गुरुजी? अब ये कौन-सी दिशा हो गई? तो देखें, ये होता है उत्तर, ये होता है दक्षिण, ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम। तो इसको बोलते हैं उत्तर-पूरब। तो किस दिशा में अब है? उत्तर-पूरब दिशा में है, ठीक है? अपने प्रारंभिक बिंदु से उत्तर-पूरब, ये उत्तर-पूरब, ये दक्षिण-पूरब, ठीक है? ये आपका दक्षिण-पश्चिम, ये आपका उत्तर-पश्चिम, ठीक है? तो ये 8 दिशाएँ आपकी होती हैं, 4 मुख्य होती हैं और 4 उसकी उप दिशाएँ होती हैं। तो ये आपकी क्लियर हो गई होगी चीज़ें। तो कभी भी ऐसा पूछे, अगर यहाँ पर आपकी दूरी दी होती, मान लेता कहता किशन उत्तर की ओर 10 किलोमीटर मतलब 10 मीटर चलता है, फिर वो 5 मीटर जो है दाएँ मुड़ता है और फिर 10 मीटर नीचे आता है, तो यहीं पर आ जाता है और ये आपका पूरब दिशा डायरेक्ट हो जाता। लेकिन चूँकि वो नहीं दिया गया है, तो आप एज़्यूम कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर जो लगेगा, इसका ए ऑप्शन लगेगा, बिल्कुल पूरब दिशा में। आपसे अगर ये पूछता कि अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में जा रहा है, तो आप बताएँगे कि अपने प्रारंभिक बिंदु से वो दक्षिण दिशा में अब जा रहा है, ठीक है? लेकिन पूछा क्या गया है अपनी प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक बिंदु ये, दिशा ये मान लीजिए तो पूरब दिशा की ओर पड़ेगा। और चूँकि अगर यहीं पर रोक देंगे उसको, तो उत्तर-पूरब होगी, उत्तर-पूरब आपको कहीं पर दिया नहीं है, ठीक है? और इसके अलावा अगर मान लेते हैं और नीचे चला जाएगा तो भी वो दक्षिण दिशा नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा? वो आपका दक्षिण आपका क्या हो जाएगा? वो आपका देखिए ये आपकी कौन सी पूरब मतलब दक्षिण-पूरब, ये दक्षिण-पूरब दिशा हो जाएगी, नीचे जाएगा तो। तो इस तरीके से इस प्रश्न का उत्तर, तो इसमें आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, कोई भी प्रश्न आपका डाउट इसमें नहीं रहा होगा। आइए देखते हैं। तो समझाने में थोड़ा समय लग गया, बाकी मैं तीव्र गति से आगे बढ़ूँगा, आगे देखें। प्रश्न बड़ा ही अच्छा आ गया कि यदि पैटर्न जारी रहता है तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से पूछा गया है। ये प्रश्न आपका पूछा गया है, देखिए मिसिंग नंबर से
ये बढ़िया प्रश्न होते हैं सीरीज वाले। अब इसमें आपको कैसे हल करना होगा, बड़ा आसान होता है। देखिए, इसमें क्या है, सीरीज दी गई। अब सीरीज में क्या करना होता है, देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, यहाँ पर 17। अब इसमें क्या चल रहा है, अब देखिए यहाँ पर सीधे-सीधे है, 2 और 5 के बीच में कितने का अंतर है भैया? 2 और 5 के बीच में 3 का अंतर। 5 और 10 के बीच में कितने का अंतर है आपका? 5 का अंतर है, ठीक है। 10 और 17 के बीच में कितने का अंतर है? 7 का अंतर है। तो उसके आगे कितना का अंतर होगा? 9 का अंतर होगा। क्यों होगा 9 का अंतर? चूँकि आप देखें सब विषम संख्या चल रही, 3 विषम संख्या, 5 विषम संख्या, 7 विषम संख्या, तो अगली संख्या कौन-सी आएगी? विषम संख्या। 9, 17 में 9 जोड़ो कितना हो जाएगा? 17 और 9 कितनों जोड़ो भैया? 17 और 3 कितना होता है? 17 3 20 और 6 26, ठीक है? यानी कि 17 और 9 26 होता है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, 26 ऑप्शन इज़ राइट आंसर। ऐसे आगे देखिए, श्रृंखला में अगला नंबर कौन-सा आता है? यहाँ पर 4 दिया है, 9 दिया है, दोनों के बीच में अंतर कितना है? 5 का अंतर। यहाँ पर कितना? 16 और उसमें कितने का अंतर होता है? 16 और इसमें कितने का अंतर? 9 7 16, 7 का अंतर। ऐसे यहाँ पर 16 25 में कितने का अंतर? 9 का अंतर। आगे कितने का अंतर होगा? 11 का। तो 25 में 11 जोड़ो कितना हो जाएगा? 36। करेक्ट आंसर ए ऑप्शन 36, ठीक है? समझ में आ गई चीज़ें? यानी कि इसमें विषम संख्याओं का इसमें भी श्रृंखला चल रही है। आगे देखिएगा, यदि पैटर्न जारी रहता है तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए? देखिए 2 यहाँ पर है, यहाँ पर 4 है, मतलब कि 2 6 है। इसके बीच में 4 का अंतर, इसके बीच में आप देखेंगे 6 का अंतर, 6 और 12 के बीच में। 12 और 20 के बीच में कितने का अंतर? 8 का अंतर। तो आगे कितना होगा? 10 का अंतर, चूँकि ये सम संख्या चल रही है। तो यहाँ पर 10 का अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 ऑप्शन में दिया है, सी ऑप्शन। 20 और 10 30। क्लियर? ऐसे ही आपको यहाँ पर हल करना होता है। आगे देखिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन-सा अंक आना चाहिए? देखिए यहाँ पर 7 दिया है, तो पहाड़ा देखें, 7 दूनी 14, फिर 14 दूनी 28, 28 दूना 56। अब 56 दूना क्या होगा? यानी एक एक दूसरे का दुगुना चल रहा है, ठीक है? 7 का गुणा 2 में आप करो, यानी 2 में गुणे तो 14 हो जाएगा। फिर 14 का गुणा 2 में कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 28 का गुणा 2 में कर देंगे, क्या हो जाएगा? 56 हो जाएगा। ऐसे ही 56 का गुणा आप 2 में करेंगे तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल आई 1, और 5 दूनी 10, 1 10 1 क्या हो? 11, 112। ऑप्शन नंबर सी में दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है? आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, लुप्त संख्या भरें। देखिए यहाँ पर 1 है, 4 है, 9 है, फिर खाली है बीच में। अब देखिए 1 और 4 के बीच में कितने का अंतर? 3 का अंतर। 4 और 5 के बीच में कितने? 4 और 9 के बीच में 5 का अंतर, ठीक है? 5 4 9। इसके अलावा 9 और इसमें कौन-सा अंतर हो जाएगा? 7 का अंतर होगा, ठीक है? 7 का अंतर, 9 7 कितना होगा? यहाँ पर 16 होगा। फिर 16 के बाद में क्या हो जाएगा आपका? 16 और 25 के बीच में आप देखिए 9 का अंतर होगा। 36 और 25 के बीच में आपका देखिए 11 का अंतर होगा, ठीक है? तो इस तरीके से विषम संख्या की सीरीज़ चल रही है। ऐसे सम संख्या, विषम संख्या की सीरीज़ चलेगी, ठीक है? तो ऐसे प्रश्न आपको बिल्कुल गलत नहीं करना है, इसीलिए मैं रिवीजन आपका करवा रहा हूँ लगातार। ऐसे ही और वीडियोज़ आपको मैं दूँगा। देखिए अगला प्रश्न है, पैटर्न में अगला नंबर कौन-सा आता है? देखिए पैटर्न क्या दिया हुआ है? 2 4 6, मतलब 2 4 8। देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 दूना यहाँ पर क्या होगा? 32 होगा, यानी कि दुगुना-दुगुना गुणा चल रहा है, यानी कि 2 2 का गुणा चल रहा है। 32 ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अनुक्रम में अगली संख्या क्या है? देखिए 3 8, यानी 8 और 3 के बीच में कितने का अंतर है? 5 का अंतर है, ठीक है? और इसमें कितने का अंतर? 8 8 7 कितना होता है? 15, 7 का अंतर। आगे 9 का अंतर होगा, देखें 15 और 9 24, बिल्कुल ठीक है, 15 9 24 होता है। 15 9 24 होता है, बिल्कुल 24 होता है। ऐसे 24 में आप देखें कितने का अंतर होगा? 11 का अंतर होगा, क्योंकि 11 का अंतर क्यों होगा? क्योंकि 11 विषम है। 9 के बाद में 10 सम हो जाएगी तो 11 विषम हो जाएगी। ऐसे आगे कौन सी संख्या आएगी? 13 आएगी, फिर आगे क्या आएगी? 15 आएगी, फिर 17 आएगी, ऐसे आएगी, ठीक है? तो यहाँ पर आप 11 जोड़ दो 24 में, 4 और 1 5 हो गया, और 2 1 3 हो गया, यानी 35 ऑप्शन में कहाँ पर है? बी ऑप्शन में 35 दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, लुप्त संख्या कौन सी है इनमें से? 5 दूनी 10, 10 दूना 20, और 20 दूना 40। यहाँ पर यानी ये ट्रिक नहीं चल रही। यहाँ पर क्या चल रहा है भाई? यहाँ पर सीधे-सीधे आपका चल रहा है, देखिए 5 का गुणा 2 में किया 10 हो गया, 10 का गुणा 2 में किया कितना हो गया? 20 हो गया, ठीक है? 20 का गुणा अगर 2 में करेंगे तो डायरेक्ट 40 आ जाता है। ये भी ट्रिक आपकी नहीं चल रही है। इसमें ट्रिक क्या चल रही है? इसमें ट्रिक यही चल रही है, इसमें देखिए, इसमें कितने का अंतर है? 5 का अंतर है। इसमें कितने का अंतर है भैया? इसमें 10 का अंतर है, ठीक है? तो इसमें कितने का अंतर होगा? इसमें कितने का अंतर होगा भाई? फटाफट से आप बताएँगे। यहाँ पर यहाँ पर ये भी श्रृंखला नहीं आपकी चलेगी। आगे देखिए और थोड़ा-सा दिमाग लगाने का प्रयास करेंगे। देखिए, यहाँ पर क्या चल रहा है, सीधे-सीधे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जानते हैं क्या श्रृंखला चल रही है? देखिए 5 का गुणा, यहाँ पर देखिए 5 का सब पहाड़ा लिखा हुआ है। जैसे 5 दूना 10 ये आ गया। ऐसे ही 5 का गुणा 4 में करो आप, 5 चौको 20। ऐसे ही 5 गुणा आपको किस में करना देखिए सम संख्याओं में आपको करना है। यहाँ पर नज़र डालेंगे,
देखिए 5 का गुणा 2 में हुआ, फिर 5 का गुणा 4 में हुआ, फिर 5 गुणा 3 में मतलब 5 में नहीं होगा, 5 गुणा 6 में होगा डायरेक्ट, ठीक है, क्योंकि सम संख्या में करना है, ठीक है। तो 5 छक्का 30 होगा यहाँ पर। इसके अलावा अगला गुणा आप देखेंगे 5 का गुणा 7 में नहीं होगा, 8 में होगा, 5 8 40, तो यानी यहाँ पर 40 है, 5 8 40, तो यहाँ पर क्या होगा 30 होगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर 5 का गुणा, हर 5 का गुणा लिखा हुआ है। अब 5 का गुणा जो है, जो विषम संख्या का गुणा है वो नहीं लिखा हुआ, सम संख्या का गुणा चल रहा है, यानी 5 का 2 में गुणा, फिर 5 का 4 में गुणा, फिर 5 का 6 में गुणा, और फिर 5 का 8 में गुणा, आगे चलेंगे तो 5 का 10 में गुणा होगा, फिर 5 का 12 में गुणा होगा, ठीक है। यानी यहाँ पर क्या भरा जाएगा, 30 भरा जाएगा। 5 दूनी 10, 5 चौको 20, ठीक है, 5 छक्का 30, 5 8 40, ठीक है। तो इसमें क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि पैटर्न जारी रहता तो प्रश्न के स्थान पर कौन सी संख्या आनी चाहिए। देखिए 1 3, अब यहाँ पर देखेंगे कि क्या चल रहा है, सीधे सीधे 1 का स्क्वायर मतलब कि 1 का क्यूब करेंगे आप, ठीक है। देखिए 1 का 1 गुणा, यहाँ पर क्या चल रहा है, देखिए 1 फिर 3, ठीक है, फिर आपका 9, 1 का गुणा 3 में किया, 9 मतलब 3 आ गया, मतलब 1 देखिए यहाँ पर 1 का गुणा 3 में, तो फिर 3 आ गया, ठीक है। इसके बाद में फिर 3 का गुणा 3 में करें तो कितना आ गया, 9 आ गया। फिर 3 का गुणा किस में करेंगे, मतलब फिर 9 का गुणा 3 में करेंगे, फिर 27 आ गया। यानी कि जो संख्या है उसके अगले में 3 का गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगी, ठीक है। 1 का गुणा किया किस में, 3 में, 3 आ गया। फिर 3 का गुणा किस में करेंगे, 3 में, 9 आ जाएगा। 9 का गुणा फिर 3 में करेंगे, 27 आ जाएगा। 27 गुणा फिर 3 में करेंगे, कितना आ जाएगा, ये 81 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। किसी क्रिया, कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न आपका आ चुका है, बताएं किसी क्रिया के लिए तथ्यों एवं अंकों को एक साथ स्थान पर या एक स्थान पर सुव्यवस्थित रूप से एकत्र करना क्या कहलाता है। तो उसको हम बोलते हैं आंकड़ा, डाटा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सही निर्णय लेने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है, सही निर्णय लेने के लिए सही आंकड़े का होना आवश्यक है, सही गणना का होना आवश्यक है, और सही सूचना का मिलना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। अगला क्वेश्चन से कैलकुलेटर की स्मृति है, कैलकुलेटर की स्मृति क्या होती है, कैलकुलेटर की स्मृति जो होती है वो सीमित आंतरिक स्मृति है कैलकुलेटर। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, आकार के आधार पर कंप्यूटर होते हैं, आकार के आधार पर कंप्यूटर जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भौतिक जो है राशियों की गणना में प्रयुक्त होते हैं, भौतिक राशियों की गणना में एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मिनी कंप्यूटर को एक साथ प्रयोग कर सकते हैं कितने लोग, तो मिनी कंप्यूटर को लगभग 64 व्यक्ति एक साथ प्रयोग कर सकते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में, भारत में विकसित सुपर कंप्यूटर इनमें से कौन सा है। परम 10,000 जो कंप्यूटर है वो भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कम कीमत के कंप्यूटर इनमें से कौन से हैं, कम कीमत के जो कंप्यूटर हैं इनमें से जानते हैं कौन से हैं, जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं वो कम कीमत के हैं, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है, तो वर्तमान में कंप्यूटर में जानते हैं कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त होती है, बाइनरी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाइब्रिड कंप्यूटर वह है जिसमें पाए जाते हैं क्या, एनालॉग कंप्यूटर के गुण बिल्कुल पाए जाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के गुण और एनालॉग दोनों कंप्यूटर के गुण हाइब्रिड कंप्यूटर में पाए जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे, आ और बा दोनों के गुण, ठीक है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, बिखरे हुए आंकड़ों को अंकीय रूप में एकत्र करने या करके उन पर क्रिया करने वाले कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं कौन से कंप्यूटर, वो कहलाते हैं डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया प्रश्न है, बताएं। प्रश्न आपका दिया हुआ है, एमएस एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन होता है, एमएस एक्सेल में फाइल का एक्सटेंशन होता है, बताएं। इसमें से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से क्या होगा करेक्ट आंसर। बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी का बिल्कुल आ रहा है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग कह रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल डॉट XLS, ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल में कौन सा बार मैसेज व प्रॉम्प्ट को रखता है, मैसेज और प्रॉम्प्ट को कौन रखता है, वो स्टेटस बार लगता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्राथमिक संग्रहण द्वितीयक संग्रहण की अपेक्षा, तो प्राथमिक संग्रहण द्वितीयक संग्रहण की अपेक्षा जो होता है धीमा और कम खींचता है, मतलब कि कम खर्चीला होता है, ठीक है, धीमा और कम खर्चीला होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन इज राइट, धीमा एंड कम खर्चीला, खर्चीला कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन से, सेल है, सेल क्या है,
सेल जो होते हैं वो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, एम एस एक्सेल क्या है? माइक्रोसॉफ्ट इसका फुल फॉर्म होता है एम एस का, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो होता है उसी को एम एस कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। एम एस एक्सेल का पूरा नाम क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर। और एम एस एक्सेल क्या है? एम एस एक्सेल जो है वो विंडो पर आधारित एक स्प्रेडशीट पैकेज होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, स्प्रेडशीट में कॉलम एंड रो को जोड़ने को क्या कहते हैं? स्प्रेडशीट में कॉलम एंड रो को जोड़ने को हम सेल कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, एक वर्कशीट में रो होता है। एक वर्कशीट में रो कितने होते हैं? लगभग और लगभग ये आप देखेंगे 65,535, सॉरी 36। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। मोडेम का पूरा नाम क्या है? मोडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर इसका पूरा नाम है। ये ऑप्शन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपसे एक प्रश्न और पूछता है, रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। और एक प्रश्न पूछता है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ये दो फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा। एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। ऐसे कई आपसे पूछ सकते हैं प्रश्न, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो इसको बहुत जल्दी मतलब बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा क्योंकि ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में, ठीक है। अच्छा, सीडी का फुल फॉर्म पूछा जाता है कि सीडी का फुल फॉर्म क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी का फुल फॉर्म होता है। ईमेल का फुल फॉर्म पूछता है तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, जो है ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिक मेल, या सॉरी इलेक्ट्रॉनिक मेल, इलेक्ट्रिक नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आया है विभिन्न विश्वविद्यालय में। तो मॉडेम का पूरा नाम क्या है? मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, या मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर, केवल यही ए ऑप्शन, ठीक है। आगे देखेंगे, एक वर्कशीट में कॉलम होते हैं। एक वर्कशीट में जो है कितने कॉलम होते हैं? तो 253 कॉलम होते हैं, सी ऑप्शन। आगे देखेंगे, कौन सा बार टाइटल बार के नीचे एक्सेल में प्रदर्शित होता है? तो मेन्यू बार, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न है, एक्सेल है। एक्सेल क्या है भाई? एक्सेल जो है एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है, वैल्यू एंड मतलब वैल्यू एंट्री में एक सेल में कितनी संख्या तक आ जाती है? तो वैल्यू सेल में 9 की संख्या तक आ जाती है, ठीक है, 9। कितनी संख्या तक आ जाती है? 9 संख्या तक। आगे देखेंगे कुछ और प्रश्न आपकी परीक्षा में। देखिए यहाँ पर समस्या आकृतियाँ दी गई हैं। अब इसमें से आपको मिलाना है, इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। अब देखें यहाँ पर करेक्ट क्या हो जाएगा, ये प्रश्न है आपका पूरा, ये प्रश्न है और ये उत्तर है, ठीक है। अब मिलाइए कि इसमें क्या भरा जाएगा प्रश्न चिन्ह के स्थान पर। देखें यहाँ पर देखेंगे, एक वृत्त है, दो वृत्त, तीन वृत्त, चार वृत्त, यानी चार गोला है। और यहाँ पर आप देखेंगे चार डंडी से बना हुआ एक चतुर्भुज है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तीन गोला है, तो यहाँ पर तीन आकृतियों से क्या बनेगा? त्रिभुज बनेगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें चार आकृतियाँ हैं, गलत। इसमें चार आकृतियाँ गलत, इसमें चार आकृतियाँ गलत, तीन आकृतियाँ किसमें? ए में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब चार गोले यानी चार आकृतियाँ यहाँ पर बनी है तो चार भुजा से बना है। तो तीन आकृति बनेगी तो तीन भुजा से ही बनेगा, चाहे त्रिभुज। अब तीन भुजा से त्रिभुज ही बनता है, तो यही सी मतलब ए ऑप्शन में आपका दिया, करेक्ट आंसर हो जाएगा आ ऑप्शन। दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, समस्या आकृतियाँ दी गई, यानी कि यहाँ पर देखेंगे दो ठू रंगा है, यहाँ पर एक ठू रंगा, एक ठू खाली है। तब यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर आप देखेंगे दो ठू रंगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जी? इस तरीके से त्रिभुज रंगा है यहाँ पर तब आयत है, तो यहाँ पर कैसा हो जाएगा? यानी एक आयत यहाँ इधर वाला सादा रहेगा और इधर वाला आयत जो रहेगा वो रंगा रहेगा। समझ रहे हैं ना चीज़ों को? तो यानी कि ऐसे ढूंढिए, इसमें क्या है? ये तो दोनों सादा है, गलत हो जाएगा। दोनों रंगा है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर पहले रंगा है और बाद में सादा है, ये भी गलत हो जाएगा। पहले सादा फिर रंगा, पहले सादा फिर रंगा, तो पहले सादा फिर रंगा, डी में दिया है करेक्ट आंसर। इसमें आपको बस केवल क्वेश्चन के हिसाब से चलना है, आपको अपनी तरफ से ज़्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना है। बस ये देखो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, बस क्वेश्चन के हिसाब से आप चलें, रीजनिंग में आपको आंसर मिल जाएगा। आगे देखिए, समस्या आकृतियाँ। अब यहाँ पर बी लिखा है, बी के घात एक बी चढ़ा है। यहाँ पर डी लिखा है तो बी के स्थान पर डी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डी पर भी एक डी चढ़ा दो आप। कहीं पर दिया है तो यहाँ पर देखें डी पर डी चढ़ा है, ये ठीक है बिल्कुल। यहाँ पर डी ऊबड़ खाबड़ लिखा है, ये वैसे गलत। डी समांतर लिखा है एकदम से बराबर बराबर, ये भी गलत है। यहाँ पर एक आगे से डी चढ़ा है, गलत है ये भी। यानी ये डी है और उसके अंदर फिर एक घात चढ़ा है डी टाइप का, तो ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को ध्यान रखेंगे। यहाँ पर ये प्रश्न देखेंगे, नीचे दिया गया प्रश्न है, चार विकल्प इनमें दिए गए हैं जिनमें से किसी तीन
प्रकार के समान हैं और एक समूह का निर्माण करते हैं? इनमें से कौन सा शब्द है जो अन्य 3 से भिन्न है? ये 3 शब्द से बताएँ। ऐसे प्रश्न आपसे कई पूछेंगे। हालाँकि यहाँ पर एक ही प्रश्न मैंने रखा है। इससे पहले कल वाली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा, कल जो वीडियो मैंने दी थी या परसों या कल दी थी हमने, उसमें आपने अगर देखा होगा तो उसमें आप देखेंगे कि मैंने कई प्रश्न ऐसे करवाए हैं। तो इन प्रश्नों को बड़ा ध्यान से देखिएगा, चूँकि ऐसे प्रश्न आपको कन्फ्यूज़ में ला देते हैं, ठीक है? तो इसमें देखिए 3 एक जैसे हैं। अब इसमें देखिए पृथ्वी जो है कुबेर और अरुण, ये क्या हैं? ये ग्रह हैं। क्योंकि चंद्रमा क्या है? एक उपग्रह है, समझे ना? यानी चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। अरुण, कुबेर, कुबेर मतलब कि जो इसको आप प्लेटो बोलते हैं या यम बोलते हैं, अब तो क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में आता है, लेकिन अब वो ग्रह ही है, चाहे क्षुद्र ग्रह बोलो, चाहे ये बोलो। लेकिन पृथ्वी जो है, अरुण और कुबेर ये सब सूर्य के चक्कर लगाते हैं और चंद्रमा पृथ्वी के चक्कर लगाती है, यानी चंद्रमा उपग्रह है, ठीक है? यानी जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उनको उपग्रह कहते हैं। तो चंद्रमा उपग्रह है जो कि पृथ्वी का उपग्रह है। ऐसे ही शनि के उपग्रह होते हैं, बृहस्पति के उपग्रह हैं, यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ठीक है? मंगल, बुध, ये सब क्या है? ये सब ग्रह हैं। पृथ्वी भी एक ग्रह है। क्लियर? तो ये 3 ग्रह हैं, यानी ये 3 एक जैसे हैं। आपसे यहाँ पर पूछा गया कि भिन्न कौन-सा है? तो भिन्न ऑप्शन नंबर बी, यानी चंद्रमा भिन्न है, चंद्रमा उपग्रह है। क्लियर? बहुत सारे लोग कुबेर को लगा देंगे, कुबेर एक देवता है, बाकी तीनों एक प्रकार से ग्रह हैं। तो ये मत देखिए, अरुण भी देवता है, चंद्र भी देवता है, ठीक है? अब आप ये नहीं, बहुत सारे लोग चंदा मामा बोलते हैं, तो चंद्रमा देवता है। कुछ लोग चंद्रमा को स्त्री बताते हैं, कुछ लोग पुरुष बताते हैं। हालाँकि चंद्रमा जो है वो पुरुष है, चंद्रदेव हैं। चंद्रदेव की जो है शादी भी हुई थी, उनके कई बच्चे मतलब चंद्रदेव के लड़के भी हैं, आपको बता दूँ, ठीक है? वो देवताओं में। तो चंद्रमा एक उपग्रह है, बाकी अरुण, पृथ्वी और कुबेर ये तीनों ग्रह हैं। क्लियर? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे प्रश्नों को समझ लिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद अब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, ठीक है? बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से वीडियोस मैं लगातार आपको देता रहता हूँ। और प्लेलिस्ट में आपको बता दूँ, बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल है इसकी, एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस की, तो आप देख लीजिएगा उसको, ठीक है? धन्यवाद। ओके, चला जाए फिर? तो इसको आप समझ में आ गया होगा क्लियर? धन्यवाद।